चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह, वो इंटरव्यू में तो दहाड़ रहे हैं, लेकिन जहां उनको राज्य में कुछ करना चाहिए एक्शन, तो वहां वो एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। एक्शन के नाम पर बिल्कुल जीरो कोई है। भी भारत में कोई भी दंगा अगर सरकार ना चाहे तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम 3 दिन से ज्यादा वो सस्टेन नहीं कर सकते। तो अगर मणिपुर में इतने दिनों बाद भी कोई हिंसा थम नहीं रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और हमारी जो सरकार है जिसको क्लेम करते हैं कि 10 सालों की भारत के इतिहास की सबसे सक्षम सरकार है, सबसे निर्णायक सरकार है, सबसे मजबूत सरकार है, रोकने का प्रयास करना तो दूर की बात है। ऐसा लगता है कि उनकी एक मूक सहमति है, एक अनसेट सा उनकी किसी एक पक्ष से उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तुम चलाते रहो इस चीज को, और निश्चित रूप से इसका उनको पॉलिटिकल माइलेज वो इसमें देख रहे हैं। ये सरकार चाहती है कि ये टकराव और उबले। अभी भी आपको और भी बताएं कि ये जी हाँ, देखिए आप कभी नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें कांग्रेस के ताकत हुआ करती थी, और उस ताकत को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक कबीलाई संघर्ष, अब आप देखिए कि पिछले 3 साल से असम और नागालैंड के बाद के बीच में जो सीमाई विवाद है उसको लेकर बातचीत नहीं हो पा रही। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा हेमंता शर्मा का रोल है वहां पर नॉर्थ ईस्ट को पूरा डिस्टेबलाइज करने में, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मतलब प्राइम मिनिस्टर को कोई जानकारी नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर केंद्र सरकार है, जैसे आप कह रहे थे कि तथाकथित रूप से बहुत मजबूत सरकार रही, चलिए इस बार थोड़ी कमजोर हो गई, पिछले 10 सालों तक तो बहुत मजबूत सरकार रही है, तो वो एक्शन ले सकते थे। इसका मतलब उन्होंने जानबूझ करके एक्शन नहीं लिया, यही माना जाना चाहिए। देखिए आप नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा न करें। वो जो करना चाहते हैं वही करते हैं। हाँ, तो क्या हो गया उसमें? सुने, वो हमारे प्रधानमंत्री ने मई 2015 में बोला था कि प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम में छोटी बोतलों का पानी बंद कर दिया जाए, केवल गिलास का पानी आए। आ गया क्या? प्रधानमंत्री ने एक भाषण में गाय के नाम पर हत्या करने वालों को गुंडा कहा था, गो गुंडा कहा था, लेकिन क्या उन गो गुंडों का महिमा मंडन बंद हुआ? क्या जो डिबेट हो रही है वो क्या हो रही है? मेरे यहाँ करे वर्सेस तुम्हारे यहाँ करे। हाँ, ठीक है ना? जो मतलब एक तबका है जो कह रहा है कि नहीं, हमारे वाला रेप, हमारे यहाँ जो रेप हुआ है वो कम हीनियस है, कम जघन्य है, कम घृणित है। तुम्हारे वाला जो तुम्हारे यहाँ हुआ है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक। आप बंगाल के न्यूज़पेपर दे दीजिए, बंगाल के न्यूज़पेपर में क्या छपता है, वहाँ पे आप टीएमसी की एक भी आपको आलोचना नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का सत्ता पे कब्जा करने के 3 फार्मूले हैं। एक भ्रष्टाचार फार्मूला, एक दूसरा सांप्रदायिक फार्मूला और तीसरा निर्भया फार्मूला। ये बलात्कार एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है इस समय, आपको बताऊं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सलाम, नमस्कार, मैं हूं गुड़ाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान विश्वदीपक जी और पंकज चतुर्वेदी जी। नमस्ते सर। नमस्ते, स्वागत है विश्वदीपक। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है फिर से। हाँ, काफी दिन हो गए। विश्वदीपक, आज की खबर की शुरुआत पश्चिमी इम्फाल की घटना से की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मणिपुर की में जो हिंसा है वो ना थमने का नाम नहीं ले रही। अखबार में छपता है, हम आराम से चर्चा कर लेते हैं, पर ये ऐसा लगता है जैसे नेवर एंडिंग प्रोसेस हो गया। अभी हाल में जो पश्चिमी इम्फाल में घटना घटी है, वहां 2 लोगों की मौत हो गई और 4-5 पुलिस वाले भी घायल हैं। और सबसे ताज्जुब की बात यह कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वीरेंद्र सिंह, वो इंटरव्यू में तो दहाड़ रहे हैं, लेकिन जहां उनको राज्य में कुछ करना चाहिए एक्शन, तो वहां वो एक्शन लेते नहीं दिख रहे हैं। एक्शन के नाम पर बिल्कुल जीरो है। और हमारे प्रधानमंत्री साहब यूक्रेन में जाके वॉर रुकवा रहे हैं, लेकिन यहाँ मणिपुर एक भी बार जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो क्या मणिपुर हमेशा के लिए अब इसी जोन में चला गया है, या ये मान लिया जाए कि वहां खुली छूट दे दी गई है ताकि सिविल वॉर होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता? बिल्कुल खुली छूट दे दी गई है। और इसको आप ये समझिए कि दंगों का इतिहास है जो भारत में आज से दंगे नहीं हो रहे हैं। जातीय दंगे या धार्मिक दंगों की शुरुआत आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से होनी शुरू हो गई थी, कॉम्युनल लाइन पे। तो कोई भी भारत में कोई भी दंगा अगर सरकार ना चाहे, एडमिनिस्ट्रेशन ना चाहे, तो मेरा मानना है कि मैक्सिमम हद से हद 3 दिन से ज्यादा वो सस्टेन नहीं कर सकता है। अगर कोई भी दंगा, कोई भी विद्वेष, कोई भी जाति हिंसा, कोई भी धार्मिक हिंसा अगर 3 दिन से ज्यादा चल रही है, तो इसका मतलब आप समझिए कि उससे किसी न किसी एक पक्ष को, सरकार का या वहाँ की जो जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो फोर्सेज हैं, जो डोमिनेंट फोर्सेज हैं, पावरफुल फोर्सेज हैं, वो बीट पॉलिटिकल और बीट मिलिट्री फोर्सेज और बीट रूलिंग क्लास, किसी न किसी का उसको जबरदस्त सपोर्ट है। तो अगर मणिपुर में इतने दिनों बाद भी कोई हिंसा थम नहीं रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट है। और हमारी जो सरकार है जिसको
क्लेम करते हैं कि 10 सालों की भारत के इतिहास की सबसे सक्षम सरकार है, सबसे निर्णायक सरकार है, सबसे मजबूत सरकार है, वो इसके सामने बिल्कुल उसने ऐसा लगता है कि उसकी एक मूक सहमति है, ये चलता रहे। रोकने का प्रयास करना तो दूर की बात है, ऐसा लगता है कि उनकी एक मूक सहमति है, एक अनसेट सा उनकी किसी एक पक्ष से उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि तुम चलाते रहो इस चीज को, और निश्चित रूप से इसका उनको पॉलिटिकल माइलेज वो इसमें देख रहे हैं। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग मसला है, लेकिन उसमें पॉलिटिकल माइलेज वो इसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये इसी सोच के तहत ये चीजें चल रही वहां। बिल्कुल। पंकज जी, ये अच्छा एक चीज बताइए पंकज जी, कि मणिपुर प्राइम मिनिस्टर के लिए अछूत क्यों हो गया है? मतलब वो आदमी प्रधानमंत्री है इस देश का, उसको चाहिए था कि वहां जाता, लोगों से बातचीत करता, विभिन्न जो स्टेक होल्डर से उनसे बातचीत की जाती। एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है ये कि वहां पर ये जो हिंसा चल रही है वो रुक जाती, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही और प्राइम मिनिस्टर जा नहीं रहे। और दूसरी बात ये भी जरूर बताइए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले रहे हैं वहां के चीफ मिनिस्टर आरामबाई तेंगोल, इसका क्या रोल है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि मणिपुर में हिंसा शुरू क्यों हुई थी। पहाड़ों पे रहने वाले कुकीज और मैदान में रहने वाले मेतेईस और ट्राइबल रिजर्वेशन को लेकर उसको प्लांट वे से इसीलिए भड़काया गया था कि इसको जिस तरीके से मेतेई सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हो जाए और कुकीज जो हैं वो अलग थलग पड़ जाए, विभाजन की राजनीति। ठीक है। आज आप ये देखिए कि अभी जो कहा जा रहा है कि कुकीज उग्रवादी समूह ने हमला किया, लेकिन इसके पीछे की आप स्टोरीज, 3 स्टोरीज हैं जो बहुत सारा दिल्ली के अखबारों तक नहीं आती है। पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 जो कुकी विधायक हैं वो लगातार सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आपने कुकी ऑटोनोमस काउंसिल, यानी हमें अपने कानून को अपने तरीके के चलाने की अनुमति नहीं दी, तो हम सरकार गिरा देंगे। और वहां पर इसको लेकर बहुत बड़ा लेन देन चल रहा है। अच्छा, ठीक है। कुकीज को जो अपने हथियार रखने का हक है और मेतेई कम्युनिटी ने जो हथियार गवर्नमेंट आर्मोरी से लूटे हैं उसकी वापसी, और इसको लेकर वहां पर एक तनाव है। सबसे बड़ी चीज है कि मणिपुर में जो कुकी डोमिनेटिंग एरिया है, जो म्यांमार की लगी हुई सीमा है, उसमें अभी जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसके अंदर ऑन रिकॉर्ड पाया गया कि लगभग 49,000 म्यांमार के जो अवैध अप्रवासी, जिनको कहना चाहिए शरणार्थी, वो मणिपुर के इन विलेजेस में एकत्र हैं और ये सभी कुकीज हैं, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे एक्स मिलिट्री वाले हैं, उसमें से बहुत सारे फायर ब्रिगेड वाले हैं, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले, उसमें से बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। मणिपुर और बगल के राज्य मिजोरम दोनों इस समय म्यांमार से आए हुए जो शरणार्थी उनके फ्लड को झेल रहा है, और उसके साथ में ऐसा कहा जा रहा है कि उस इलाके में ड्रग ट्रैफिकिंग और इसके अलावा ये क्रॉस बॉर्डर आर्म्स को आना और ये सब चल रहा है। देखिए, वहाँ समाज का विभाजन इतने गहरे तक हो चुका है अब कि जो एक बड़ा वर्ग है जो कहता है कि वो मिजोरम का एक हिस्सा और मणिपुर का एक हिस्सा, जो चिन कुकीज डोमिनेटिंग है, जो कहलाते हैं, जो उनके साथ में एक अलग इसका एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए। अभी ये सरकार चाहती है कि ये टकराव और उबले। अभी भी और आपको भी बताएं कि ये, जी हाँ, देखिए आप देखिए, अकेले हम मणिपुर को आइसोलेट करके नहीं देख सकते हैं, हमें पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखना होगा। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को इस समय एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, वो है हिमंता शर्मा विश्वास। और हिमंता शर्मा विश्वास की स्थिति ये है कि वो, जैसा वहां सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे जो सशस्त्र ग्रुप हैं उससे उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध हैं, और उनके तरीके वो सरकारों को लूटना, पाटना, बदलना करता है। जैसा अभी उन्होंने मेघालय में कांग्रेस के 4 में से 3 एमएलए को संघ माका पार्टी में शामिल करा गया। ये सब वहां पर जो हरकतें, एक्चुअल क्या है कि नॉर्थ ईस्ट जो है
सरकारी पैसे की लूट का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ। वहां अधिकांश सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग संगठनों को चौथ देनी पड़ती है, ये सब लोग जानते हैं। और इन सब चीजों से उन्मुक्त होके हिमंता शर्मा अपने राज्य को अस्थिर कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी उन्होंने पिछले 15 दिनों से अपर असम के 8 जिलों में जो मियां मुसलमान कहलाते हैं, जो बांग्ला भाषी मुसलमान है, उनके खिलाफ एक नफरत का अभियान शुरू किया और उसके लिए उन्होंने विधानसभा तब में बोल दिया, हाँ मैं मियां मुसलमानों के लिए प्रेजुडिस हूं, जिसको जो करना हो कर लो। अब स्थिति ये हो रही है, जोरहाट से शिव सागर जो 4 लेन सड़क बनना है, वो पिछले 8 दिन से काम बंद है, क्योंकि मियां मुसलमान जो लेबर है उन्होंने काम करने से मना कर दिया है। अपर असम में ही सब्जी पैदा होती है, अपर असम में ही मछली पैदा होती है, वो सब नीचे आना बंद हो गया है। और हिमंता ने अभी क्या किया कि एक लोक यूट्यूबर था, लोक गायन गाता था, बिहू की तर्ज पे उसने एक गाना बनाया जिसके अंदर कहा गया कि हमको आप कैसे ऐसा कर सकते हो, क्या हिंदू कम्युनिटी के लोग अपराधों में शामिल नहीं होते, इस टाइप का उसका गीत था, बिहू की तर्ज पे था। हिमंता शर्मा ने उसको गिरफ्तार कराया, बोला कि मैं बिहू की परंपरा के साथ में छेड़छाड़ नहीं करने दूंगा। यदि ऐसी परंपरा के साथ छेड़छाड़ पे हम गिरफ्तारी करने लगे तो भोजपुर के हर घर में गिरफ्तारी होगी और बुंदेलखंड के हर घर में गिरफ्तारी होगी, जहां पर लोकगीतों के नाम पर जो किया जा रहा है। तो ये एक पूरा ट्रेंड है। कभी नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटें कांग्रेस के ताकत हुआ करती थी, और उस ताकत को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक कबीलाई संघर्ष। अब आप देखिए कि पिछले 3 साल से असम और नागालैंड के बाद के बीच में जो सीमाई विवाद है उसको लेकर बातचीत नहीं हो पा रही है। आपको याद होगा 3 साल पहले वहां पे 25 लोग मार दिए गए थे असम राइफल के द्वारा। उसके ऊपर जब केस चलने की बात आई तो उन्होंने बोला इसमें हम केस नहीं चलाने देंगे, परमिशन नहीं दी। उसको लेकर वहां पर अभी भी टकराव है, समझौता हो गया। मेघालय नहीं हुआ समझौता। आपको अभी वहां कोई समझौता नहीं हुआ, 3 साल से बातचीत ही नहीं हुई है। अच्छा, होम मिनिस्टर की प्रेजेंस में समझौता नहीं हुआ था? नहीं, राज्यों की सीमा विवाद को लेकर उसके अंदर आज तक बातचीत ही नहीं हुई है। अच्छा, है ना। वो तो जो है वो तो अभी नगा जो ग्रुप है जो बैंकॉक में रहकर संचालित होते हैं और यहाँ से वसूली कर रहे हैं, वो उनको प्राइम मिनिस्टर के घर में ले जाकर समझौता किया गया था, शांति समझौता। नहीं पंकज जी, मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा हिमंता शर्मा का रोल है वहां पर नॉर्थ ईस्ट को पूरा डिस्टेबलाइज करने में, तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? मतलब प्राइम मिनिस्टर को कोई जानकारी? इच्छा ही नहीं है। उनकी इच्छा ही नहीं है। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, आप लोगों को जब कुचलना होता है तो नक्सलाइट के नाम पर आप ये सोनीपत से लेकर और प्रयागराज तक लोगों को उठा रहे है ना। यदि आपको किसी को कुचलना होता है तो आप करते हैं। आप चाहते, देखिए मेरी इच्छा ये है कि मैं नफरत फैलाऊं। वो एक जो पुरानी कहानी है ना, आपने शायद सुनी होगी, 1 मिनट की बता देता हूं कि एक सुंदर सफाई कर्मचारी को राजा ने अपनी रानी बना के अपने महल में रख लिया। उसको वहां अच्छा ही नहीं लग रहा था, है ना। तो ये सब लोग हैं, ये सुंदर देश को देखना नहीं चाहते हैं। देखिए इसका एक जो 2 डायमेंशन है, जैसा पंकज जी बता रहे थे, सही बात है ये। इसका जो एक जो इंटरनल डायमेंशन है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो तो है ही, और इस सरकार की जो फेल्योर है वो तो है ही। लेकिन पंकज जी ने बहुत सही पॉइंट आउट किया, इसका एक एक्सटर्नल डायमेंशन भी है, जो कि रिलीजियस और अपने नेचर में जो कि रिलीजियस और ट्राइबलिज्म जो एक फीलिंग होती है उसे संचालित है। और उसमें जो सही कह रहे हैं कि जो म्यांमार वगैरह से जो बाहर के लोग आ रहे हैं वहां पे, वो भी एक फैक्टर है और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और मैतेई समुदाय की जो चिंताएं हैं या उनके जो कंसर्न हैं, वो भी उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। मतलब वो भी एक पॉइंट है, मतलब उसको भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा या रखना चाहिए सरकार को भी। और तो सॉल्व करने का काम दीपक तो सरकार का है ना, तो 2 साल तो हो गए, तो आपने कोई कदम उठाना चाहिए। हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को ट्राइबल जो उसका दर्जा दे दिया उसने। हाँ, वहीं से शुरुआत हुई मसला था, ये कोर्ट का मसला था। कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए और फिर धीरे धीरे वो जाकर के वायलेंट हो गए। तो ये मतलब
जी, कॉम्प्लेक्स इशू है, इसके बहुत सारे हाँ डायमेंशन हैं। हाँ बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, पर मैं ये समझना बस इतना चाह रहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर केंद्र सरकार है, जैसे आप कह रहे थे कि तथाकथित रूप से बहुत मजबूत सरकार रही, चलिए इस बार थोड़ी यही सर, कमजोर हो गई, पिछले 10 सालों तक तो बहुत मजबूत सरकार रही है, तो वो एक्शन ले सकते थे। इसका मतलब उन्होंने जानबूझ करके एक्शन नहीं लिया, यही माना जाना चाहिए। बर्निंग उसको देखिए और तो आप छोड़ रखा है। आप नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं उस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा न करें। वो जो प्रधानमंत्री करना हैं सर, चाहते हैं वही करते हैं। हाँ तो क्या हो हमारे गया उसमें। प्रधानमंत्री। सुने, वो हमारे प्रधानमंत्री ने मई 2015 में बोला था कि प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम में छोटी बोतलों का पानी बंद कर दिया जाए, केवल गिलास का पानी आए। आ गया क्या। प्रधानमंत्री ने बोला कि देश के अंदर पीओपी की मूर्तियां बंद हो जाए, वो मन की बात में जो बोलते हैं कि वो बंद हो जाए, और लेकिन बंद हुई क्या। वो तो बौद्धिक प्रधानमंत्री ने विलास तो एक कार्यक्रम है ना। प्रधानमंत्री ने तो एक भाषण में गाय के नाम पर हत्या करने वालों को गुंडा कहा था, गो गुंडा कहा था। लेकिन क्या हम्म, उन गो गुंडों का महिमा मंडन बंद हुआ क्या। नहीं एक बोलिए। बात, ये कहने तो पे मत जाइए। देखिए कई बार क्या होता है कि वो अपने जो समर्थक हैं, जो हम्म, जो लंपट किस्म के समर्थक हैं, उनके जो सबसे बड़ा वर्ग है, उनको एक संदेश देते हैं कि यार ये चीज तुम भूल तो नहीं रहे हो, है ना। मैं चोर से कहे चोरी करो, साहूकार से बोलो संभल के रहो। तो ये हम्म, उनका नहीं, यानी आरएसएस का ही चरित्र है ये। फिर बिल्कुल। से तीसरी बार कहूंगा पंडित नेहरू की बात। उन्होंने बोला था कि यदि आरएसएस का आदमी बोलो पूर्व में जा रहा हूं तो उसे बाकी 3 दिशा में तलाशना चाहिए। ठीक बात है पंकज। हम लोग अगली खबर में आते हैं। ये अमर उजाला से है खबर सर, और इस खबर से मुझे आपत्ति इसलिए है क्योंकि फ्रंट पेज पे इन्होंने 2 खबरें छापी हैं। पहले में तो लिखा है पश्चिम बंगाल फिर सर्वशार, 2 अस्पतालों में नर्स और 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ हुई। मतलब साफ साफ लिखा है। अगली खबर नीचे ही है, उसको बाराबंकी की है। दुष्कर्म पीड़िता को 10 घंटे चौकी में बैठाया, दरोगा निलंबित। मतलब एक दुष्कर्म पीड़िता जिसको 10 घंटे चौकी में बिठाया, ये कोई शर्मसार करने वाली बात नहीं है। इसमें कोई मतलब एक तरीके से दुष्कर्म पीड़िता को आपने बिठाया तो ये दूसरा बलात्कारी है। वो 10 घंटे तक आपने उसको शोषित किया। जब उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, जब उसको डॉक्टर के पास होना चाहिए, जब उससे बातचीत की जानी चाहिए, तब आपने उसको थाने में बिठाया। और ये शर्मसार करने वाली कोई बातचीत नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में शर्मसार करने वाली बातचीत। ये अखबार ही यही कर रहे हैं सारा कुछ, देखिए आप। नहीं, मैं इससे आगे आपको एक खबर और बताऊं। जी। अमर उजाला के अंदर के पन्ने और दैनिक जागरण के अंदर के पन्ने, मैंने आज दोनों गाजियाबाद एडिशन देखे हैं। उसमें कम से कम 8 खबरें बच्चियों या महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार की है, उत्तर है। प्रदेश की। हाँ। उसमें से 2 या 3 खबरें ऐसी हैं, वो हम्म, एक खबर उत्तरांचल से भी है, हाँ हल्द्वानी के आसपास उत्तराखंड के, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। उस अल्मोड़ा जिले की। उन अल्मोड़ा। खबरों की उन खबरों की खासियत ये है, हम्म 4 खबरें ऐसी है जिसके अंदर किसी के साथ बलात्कार हुआ, और हम्म 4 खबरें ऐसी है उसमें बताया कि ये लोग, हम्म एक व्यक्ति नहीं, ये लोग ऐसा करते हैं। इसकी खबर की हेडिंग में है, दूसरे समुदाय के लोगों ने, अन्य हाँ, समुदाय के लोगों ने। तो हाँ, यानी हमारे लिए अ, हिंदू के द्वारा किया गया बलात्कार वो एक बलात्कार है, हिंदू पर मुसलमान के द्वारा किया बलात्कार उस ब्लास्ट है, वो बहुत बड़ी खबर है। उस समूह द्वारा किया गया, हमारे ये लिए लोगों द्वारा अंकिता किया गया। भंडारी सरी की गरीब लड़की को न्याय नहीं मिल रहा है, वो कोई खबर नहीं होती है। हम्म तस्लीम तबस्सुम जो नर्स है उसको न्याय नहीं मिलता, वो कोई खबर नहीं होती है। लेकिन हम्म दूसरे धर्म के व्यक्ति ने किया, इसका मतलब ये लोगों ने किया। अभी 4 दिन पहले गाजियाबाद में, बिल्कुल ये दिल्ली से सटी हुई सीमा पर, एक कथित हम्म रूप से एक ऐसी घटना हुई, और हम्म उसके अंदर ये हिंदू रक्षा दल किस्म के लोग इकट्ठा हुए। उन लोगों ने कम से कम 5-7 बैटरी रिक्शा, लोडर, इन सबको आग लगा दी और हल्ला किया कि वो तो सामूहिक बलात्कार है। फिर बोला कि वो लड़की मर गई। हालांकि पुलिस ने बहुत सेंसिटिवली वहां काम किया और बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन लंपट लोगों को इतना समय तो दिया कि वो लोग आगजनी करें और उधम काट लें। तो हमारी ये जो एक पूरे देश में मोदी राज की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ये हुई
कि यदि कोई हिंदू कोई अपराध करता है तो वो इंडिविजुअल अपराध करता है, और कोई मुस्लिम अपराध करता है तो पूरी कम्युनिटी करती है। ये लोग ऐसा करते हैं। वो उनकी भाषा ही ऐसी है। आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने विश्व दीपक बोला है कि भाजपा के युवाओं में अनुशासन और सपा के जो युवा हैं उनमें दुशासन। और इनका जो अनुशासन है, इनका जो अनुशासन है वो बीएचयू के वो जो 3 बच्चे हैं वहां दिख रहा है, उनका पूरा अनुशासन दिख रहा है। देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने नोट किया होगा कि कलकत्ता वाली घटना जब से सामने आई है, कोलकाता में जो रेप की बड़ी विभत्स घटना हुई, मर्डर हुआ उस गरीब बच्ची का, आपने नोट किया होगा कि उसके बाद एक जो डिबेट हो रही है, वो क्या हो रही है कि मेरे यहाँ का रेप वर्सेस तुम्हारे यहाँ का रेप। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। है ना? जो मतलब एक तबका है जो कह रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ जो रेप हुआ है वो कम हीनियस है, कम जघन्य है, कम घृणित है। तुम्हारे वाला जो तुम्हारे यहाँ हुआ है वो ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक है। तो हमारे यहाँ वाला रेप, मतलब रेप वर्सेस रेप का नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे शर्म आती है। मैंने इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि इसका जो कल्चर है, अब आपने नोटिस किया होगा कि जो सरकारें हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं या मीडिया है, वो इसके रूट पे बात नहीं कर रही है। इसके रूट कॉज क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों बार बार हम ऐसे एक समाज के रूप में ऐसे शर्मिंदा होते हैं, बार बार इस पे कोई बात नहीं करना। बात कहाँ पे हो रही है कि हमारे यहाँ 4 हुए तो तुम्हारे यहाँ 10 हुए, तो कहेंगे हमारे यहाँ 15 हुए तो हमारे यहाँ 6 हुए। और फिर रेप वर्सेस रेप का एक नैरेटिव किया जा रहा है मीडिया के द्वारा भी, जो विपक्ष की मीडिया है वो भी और जो पक्ष की मीडिया है वो भी। आपने अमर उजाला का नाम लिया, बंगाल के न्यूज़पेपर देख लीजिए, बंगाल के न्यूज़पेपर में क्या छपता है। वहां पे आप टीएमसी की एक भी आपको आलोचना नहीं मिलेगी। वहां पे आपको वहां पे एक दूसरा नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, बीजेपी वाले इसमें शामिल हैं। बिल्कुल शामिल है, वो इसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, दंगे हो रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का पूरा रूलिंग क्लास, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स हो, चाहे जो भी हो, कोई भी रूट कॉज पे बात नहीं करता। वो सारे के सारे लोग रेप वर्सेस रेप की बात करते हैं। मेरा मानना है कि रेप कल्चर पे बात होनी चाहिए। एज ए सोसाइटी हम क्यों बार बार इस इशू को एड्रेस करने में फेल हो रहे हैं। हम निर्भया का केस हमने दिल्ली में ही देखा था, निर्भया के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ वो हम सबने दिल्ली में हम उसके गवाह रहे हैं, हम उसके हर दिन की जो घटनाएं हो रही थी, जैसे जैसे हो रही थी। हाँ, एक फर्क है कि कांग्रेस की जो सरकार थी, आपको याद होगा कि मैडम सोनिया गई थी उसको रिसीव करने, उसको ट्रीटमेंट दिया गया और कभी भी उसको डिफेंड नहीं किया गया, कभी डिफेंड नहीं किया गया उस चीज को, और उसके ऊपर तत्काल कठोरतम कार्रवाई हुई और उनको फांसी की सजा हुई और बाकी जो नाबालिग वगैरह थे उनको छोड़ा गया कानून के दायरे में रहते हुए। यहाँ तो मुद्दा ही डाइल्यूट कर दिया गया, यहाँ मुद्दा ही डाइल्यूट है। बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, जैसे पंकज जी सही कह रहे थे कि अगर एक समुदाय का अपराधी किसी दूसरे समुदाय का है जो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, उसको खलनायक बना दिया जाता है, उसको विलेनाइज कर दिया जाता है, लगता है कि पूरा का पूरा समुदाय ही इस अपराध में शामिल है, जबकि ऐसा नहीं है। अपराध आपने पढ़ाई होगा फियोदोर दोस्तोयेव्स्की का सबसे बड़ी मशहूर रचना अपराध और दंड। ये अपराध का मतलब इसका कोई इससे वास्ता नहीं है कि कोई एक समुदाय ही रेपिस्ट होता है पूरा का पूरा और एक समुदाय पूरा का पूरा पवित्र होता है। ये एक समुदाय के लोग करते हैं तो वो इंडिविजुअल क्राइम है और दूसरे में पूरा कलेक्टिव क्राइम नहीं है ये। तो ये हमारे अंदर थोड़ी सी एक विवेक होनी चाहिए इसके एनालिसिस करते समय भी। और मुझे लगता है कि रूट कॉज पे बात होनी चाहिए, रेप कल्चर पे बात होनी चाहिए। हमारे यहाँ इस पे बात ही नहीं होती है। रेप होते क्यों है हमारी सोसाइटी में इतना, वो कौन से कारण है, इस पे सरकार को भी सोचना पड़ेगा, जो बौद्धिक वर्ग है उसको भी सोचना पड़ेगा, जो मीडिया है उसको भी इस पे बात करनी पड़ेगी, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अगर हो सके तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। निर्भया के समय में सारी बातें हुई थी, लेकिन जैसा कि होता है सारी चीजें ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। तो कहीं कोई बातचीत नहीं हो रही, ठंडे बस्ते की नहीं है। असल बात ठंडे बस्ते की नहीं है। मैं अपनी पुरानी बात को फिर एक बार रिपीट करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का सत्ता पे कब्जा करने के 3 फार्मूले हैं। एक भ्रष्टाचार फार्मूला, एक दूसरा सांप्रदायिक फार्मूला और तीसरा निर्भया फार्मूला। मैं दावे के साथ कहता हूं बगैर किसी शर्म के कि निर्भया कांड एक देश के नाम पर कलंक था, लेकिन निर्भया कांड के नाम पर जो आंदोलन खड़ा किया गया था वो आरएसएस का एक सुनियोजित षड्यंत्र था, केवल एक सरकार को टॉपल अप करने के लिए, और वो अब उनका एक फार्मूला बन गया है।
चूंकि बंगाल में सांप्रदायिक कार्ड में वो असफल रहे हैं, भ्रष्टाचार वाले मामले में भी उनका कार्ड चला नहीं है, थोड़ा तो सा ये इनसेंसिटिव साउंड करता है सर। हो सकता है आपको लगता हो इनसेंसिटिव। में देखिए, राजनीति आप लड़कियों के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो गैर संवेदनशील है। मैं नहीं हूँ, नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, मैं सीरियसली आपको बोल रहा हूँ कि निर्भया कांड के बाद में दिल्ली एनसीआर में कम से कम 10 उससे विभत्स कांड हुए। बिल्कुल मैं कोई आंदोलन, मोमबत्तियां नहीं निकली। उसके बाद में मुझे याद है कांकेर के एक बच्चियों के आश्रम में 14 बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ था। बस्तर की तो मोमबत्तियों की आवाज ही नहीं आती यहाँ तक। सोनी सूरी के साथ बिल्कुल है ना। लेकिन मोमबत्तियों की उष्मा है वो दिल्ली तक केवल तब आती है जब उसको जो एनजीओवाज लोग हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग प्लांट करके एक, देखिए उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ में बहुत बड़े बड़े कम्युनिस्ट लगे हुए थे जिनको बड़ी क्रांति सूझ रही थी। ठीक बात है। और ईमानदारी की बात यह है कि उस केस में इतने बड़े आंदोलन चलने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने उसकी जो जांच की प्रक्रिया थी उसके अंदर कभी कोई दखल नहीं दिया। छाया शर्मा जी जो डीसीपी उसको देख रही थी, उस बात कर ले, उनको बोला था कि जो पॉलिटिक्स चल रही चलने दो, आपको केवल इसमें फोकस करना है। हाँ, विश्वदीपक यही तो कह रहे थे कि कांग्रेस ने बिल्कुल जो निष्पक्ष होकर के काम किया। मैटर, हाँ, ये इनसेंसिटिव नहीं, ये बलात्कार एक राजनीति का हिस्सा बन चुका है इस समय, आपको बताऊं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग लगभग सेम ही बातें कर रहे हैं, बस शब्दों का ही फर्क है।